साइंस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। सो वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्रिएट किए हुए एमसीक्यूज, वो भी विद द एक्सप्लेनेशन, जिससे कि वीडियो के एंड तक का आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज लर्न हो जाएंगे। और एमसीक्यूज के साथ साथ वो मार्क्स भी आप गेन करेंगे जो ट्रू फॉल्स फिलअप्स में आते हैं और वेरी शॉर्ट में। सो चलिए मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा आज का क्लास 9 का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि हम लाइन बाय लाइन से एमसीक्यूज लेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड सेल न्यूक्लियस, राइट। और ये रहे आपका माइक्रोस्कोप भी मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो चलिए जल्दी से मूव करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हैं कुछ की पॉइंट्स जो चैनल को स्पेसिफिक बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व वेरी स्मॉल सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स इज। जो इंस्ट्रूमेंट, मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं या फिर समटाइम्स आपको टर्म्स क्लियर नहीं होते जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो उनके टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे करना है। और हाँ, क्वेश्चन रीड प्रॉपर करिए, क्योंकि क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी है और आंसर्स तो देखिए आपको लर्न करने ही हैं, वो उसमें मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो यूज टू ऑब्जर्व, यानी कि जो ऐसे दिखाता है वेरी स्मॉल सेल और सेल ऑर्गेनल्स को, जो बहुत ही छोटे सेल और सेल ऑर्गेनल्स को देखने के लिए यूज होता है। ए है टेलीस्कोप, बी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सी है पेरिस्कोप एंड डी है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो देखिए यहाँ पे आंसर हमारा है जो वेरी स्मॉल सेल है। सेल तो वैसे भी बहुत छोटी होती है, उसको कैसे देख सकते हैं, और उसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स भी देखने हैं तो वो तो और भी ज़्यादा छोटे होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा हेल्प कौन करता है? आंसर है हमारा यस, आंसर इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द राइट आंसर। ये जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये आपकी फिलअप्स और ट्रू फॉल्स में हेल्प करेगी। जैसे कि बाय द वे आपको ये ब्लैंक करके दे दिया गया है, पूछा गया है आर डैश यूज टू टू लेंस ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस टू मैग्नीफाई टाइनी ऑब्जेक्ट सच एज सेल, राइट। तो आपको क्या फिल करना है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और अदरवाइज ये स्टेटमेंट ऐसे ही दे दिया जाएगा, सो आपको पूछा जाएगा इट इज ट्रू और फॉल्स, तो आप इजिली लगा सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, राइट। अगर यहाँ पे टेलीस्कोप हुआ तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हु डिस्कवर द सेल इन कॉक टिश्यू। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं किसने कॉक टिश्यू में सेल को डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन है हमारा, ए है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, बी है रॉबर्ट हुक, सी है शिल्डेन एंड डी है शॉन। तो देखिए राइट आंसर है हमारा बी, रॉबर्ट हुक। मोस्टली बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो कॉर्क होती है ना वो क्या होती है, तो इसीलिए मैंने ये पिक्चर लगाया हुआ है कि आप लोगों को पता चल जाए। जनरली आपने देखा होगा जो वैसी ग्लास बॉटल्स होती हैं, पहले जो ग्लास के बॉटल्स आते थे, या समटाइम्स आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा कि जो स्लाइन वगैरह की बॉटल आती है जो इस तरीके की कांच की होती है, पहले बहुत चलती थी। तो उसमें क्या होता है, इस तरीके का ये लगा होता है वुडन का। ओके, तो यही बोली जाती है कॉर्क। तो इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड कॉइन्ड द टर्म सेल। देखिए ये कॉर्क है, इसको इन्होंने ज़रा सा पील किया, ओके, इसकी पतली सी लेयर निकाली, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसमें जो ऐसे वाला स्ट्रक्चर आपकी बुक में बना हुआ है ना, इस तरह से जाल वाला, ये इस तरीके से, तो ये वाला आपकी बुक में ऑलरेडी है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को पहले मैं ये क्लियर करा दूँ कि कॉर्क क्या होता है। ओके, तो अभी आपको कॉर्क समझ में आ गया कि इसी का ही छोटा सा पीस, बिल्कुल थिन लेयर कट करी उन्होंने, और क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको इस तरीके का नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखा, इसको उन्होंने एक सेल बोला। जो ये एक स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ ये है सेल। ओके, तो नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल। किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले लिविंग सेल को, देखिए सेल को तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, राइट, लिविंग सेल को किसने किया? ए रॉबर्ट हुक, बी रुडोल्फ विकोव, सी है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, डी है रॉबर्ट ब्राउन।
तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल ऑब्जर्व की, राइट लेकिन लिविंग सेल किसने देखी, वो है ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी पिक्चर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। देखिए प्लांट सेल आप समझ गए होंगे, जितने भी अर्थ पे प्लांट हैं उनके बारे में बात हो रही है। एनिमल सेल के बारे में बात हो रही है, जैसे हम ह्यूमन हो गए और डॉग है, कैट है, मतलब जो भी ये सारे के सारे हैं वो एनिमल्स में आते हैं। तो इनके बीच में क्या एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है, ए है न्यूक्लियस, बी है साइटोप्लाज्म, सी है सेल वॉल एंड डी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल, बट एनिमल सेल में ना सेल वॉल नहीं होती। ओके क्या होता है यहाँ पे, प्लांट में सेल वॉल होती है, यानी कि ये डबल लेयर, राइट और ये प्लांट सेल पजेस अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ दी सेलुलोज। क्या होती है ये, सेलुलोज की बनी होती है, अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके और वाइल्ड एनिमल सेल डू नॉट, ठीक हमारे में किसी भी एनिमल में ये सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट है द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए रटा रटाया ऐसे ही क्वेश्चन आता है और ये वनडे एग्जामिनेशन में भी आता है एज इट इज़। वनडे एग्जामिनेशन हो, मेडिकल वाले हो, तो सब में एज इट इज़ ये पूछा जाता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। ए टिश्यूज, बी ऑर्गन, सी है सेल एंड डी है ऑर्गेनिज्म। देखिए अभी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया था सेल का इस तरीके से, तो जैसे आपके घरों में, आपके घर जैसे बना हुआ है, कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसकी यूनिट सेल क्या है, ब्रिक। ओके ब्रिक से ही तो बना हुआ है, ये ब्रिक नहीं होगी तो खाली सीमेंट, तो यहाँ पे देखिए इसकी पेस्ट इसको अडेर करने के लिए या फिर जोड़ने के लिए काम में आता है, बट ये एक सेल है ना, इसी से ही क्या है, स्ट्रक्चर भी बन रहा है बिल्डिंग का और यही पूरा फंक्शन भी कर रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए हमारा, सेल। ओके सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल मेकिंग दैम द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सेल लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनमें से किस तरीके की सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लैक का मतलब कमी होती है। अब प्लांट सेल, बी एनिमल सेल, सी प्रोकैरियोट एंड डी यूकैरियोट सेल, राइट तो देखिए प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, तो याद रखिएगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किस में नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके यूकैरियोटिक जो होती है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसीलिए उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल जिसमें कि आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल होते हैं ना वो सब खुले खुले होते हैं, मतलब इनके लिए एक अलग रूम नहीं होता, राइट और यही चीज़ यूकैरियोट में होती है कि स्पेशल हर न्यूक्लियस को ना एक सेपरेट रूम दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स सच एज अ बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, फैला हुआ है, ठीक और इसके लिए कोई भी अलग चैम्बर नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है, अगर आपने पहला क्वेश्चन अभी 6 वाला ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ी होगी तो याद हो गया होगा। ए है अमीबा, बी है बैक्टीरिया, सी है पैरामीशियम एंड डी है अनियन सेल। तो देखिए अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ी है तो उसमें क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल ब्रैकेट में लाइक, यस आंसर है बैक्टीरियल सेल। ओके बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया था कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट होता है ना उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, वो क्या है ओपनली पड़ा रहता है। बट यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक इसको स्पेशल चैम्बर दिया जाता है, एक अलग स्ट्रक्चर होता है जिसे कि क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, वो भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, भाई एक सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर इसीलिए बहुत छोटे होते हैं, राइट। ऑर्गेनिज्म विद नो ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस मतलब इसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई अलग से इसका रूप नहीं है, पड़ा हुआ है खाली ऐसे ही। नेक्स्ट है
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है ना, तो ये दोनों में होती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है। ए नॉन लिविंग है, बी फ्रीली परमिएबल है, सी सेलेक्टिवली परमिएबल है एंड डी इम्परमिएबल है। तो याद रखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो अभी स्पेशल चीज़ आई है तो थोड़ा सा नाम भी अच्छा होना चाहिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलवेज क्या होती है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो सेलेक्टिवली का मतलब समझते हो, परमिएबल मतलब जिसके आर पार जा सकते हैं, परमिएबल, ठीक है। सिलेक्टिवली का मतलब ये आप ये समझ लीजिए जैसे कि आपको ये एग्ज़ाम देने गए हैं, राइट, आपके पेरेंट्स आपको लेके गए हैं, सब लोग आपके फैमिली मेम्बर आपको छोड़ने गए हैं कि यार चलो लास्ट तक हम जाएंगे इसको विश देते हुए, बट एग्ज़ाम सेंटर में अंदर कौन जाता है भाई, जिसके पास एडमिट कार्ड होएगा, ओके। बाकी पूरी फैमिली मेम्बर बाहर खड़े रहते हैं। यहाँ पे भी सेलेक्टिव का मतलब यही है कि इस चैनल के थ्रू, इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर वही चीज़ आएगी जो ये मेम्ब्रेन अलाउ करेगी, बाकी ये चीज़ें क्या होती है, बाहर रह जाती हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ ओनली द सर्टेन सब्सटेंस टू एंटर और लीव द सेल, मतलब इसको इधर क्या जाना है वो ये मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी। भाई एग्जाम दे के आप बाहर भी तो जाओगे, है ना, तो क्या होगा यहाँ ये जो गेट कीपर है ना वो डिसाइड करेगा कि कौन अंदर जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई जिसके पास एडमिट कार्ड होगा वही अंदर जाएगा एग्जाम देने, सब तो नहीं चले जाएंगे फैमिली मेम्बर, ओके। तो वही ये बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ ओनली द सर्टेन सब्सटेंस टू एंटर और लीव द सेल, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, जो वाटर का मूवमेंट होता है, ध्यान से पढ़िएगा, वाटर के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, गैसेस के लिए अदर सब्सटेंस की, अदर सब्सटेंस वो मोस्टली वाटर में ही डिजॉल्व रहते हैं, तो यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से जो वाटर का मूवमेंट होता है ना उसे क्या कहते हैं, ए है डिफ्यूजन, बी है ऑस्मोसिस, सी है ट्रांसपरेशन, डी है रेस्पिरेशन, ओके। तो यहाँ पे आंसर है हमारा, देखिए ऑस्मोसिस। जब भी वाटर या लिक्विड या फ्लूइड सब्सटेंस की बात आएगी ना आप लगाएंगे ऑलवेज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है भाई ये भी समझ लीजिए, इससे आप अपना नोट्स बना सकते हैं, ऑस्मोसिस की डिफाइन लिख सकते हैं और अपना ट्रू फॉल्स फिलअप कवर कर सकते हो। सो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर, ओके, फ्रॉम हायर टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे ये ग्लास है और यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन फिल की हुई है या कुछ भी है, अब आप इसका मतलब समझिए हायर टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स क्या होता है आप ये समझ लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे ना 2 रूम हैं, ठीक है, एक ये रूम है, एक ये रूम है और बीच में एक गेट कीपर खड़ा हुआ है। इस गेट कीपर को हम रिजेंबल करते हैं यहाँ पे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से, ओके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। यहाँ पे बॉयज़ हैं, मान लीजिए बॉयज़ हैं 40 और गर्ल्स हैं आपकी 40 समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे गर्ल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को अलाउ कर रखा है, यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, ओके। यहाँ अब बताइए नंबर यहाँ पे ज़्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, हायर कंसंट्रेशन, ओके। यहाँ पे नंबर सिर्फ 2 गर्ल्स हैं तो क्या बोलेंगे, लोअर कंसंट्रेशन। मान लीजिए यहाँ पे अगर पूरा वाटर फील्ड है ना तो यहाँ पे क्या है, वाटर मतलब पूरा 100% वाटर है, यहाँ पे केवल 2% वाटर है, ओके। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो गई। सो हायर कंसंट्रेशन का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इधर से इधर की तरफ जाना थ्रू आ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये क्या हुआ भाई, ऑस्मोसिस, राइट। और इसी चीज़ को जब हम गैसेस में के उसमें फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। अंतर समझिएगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन
टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू आ सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। ये देखिए मैंने भी अपने टाइम पे ना ऐसे ही पूरी ये याद करी थी डिफाइन, क्योंकि डिफाइंस वगैरह भी पूछते हैं विद द एग्जाम्पल। तो अगर आप अपने समझ के भी कोई एग्जाम्पल देते हैं ना तो दैट इज़ वेरी गुड। और एग्जाम्पल ऐसा रखिए, ये तो देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स का मैंने आपको समझाने के लिए रख दिया, बट आप साइंस की लैंग्वेज में यहाँ पे एग्जाम्पल रखते हैं ना तो फुल मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं गए। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए अभी हमने क्या बात किया, वाटर ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ गैसेस की। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है अभी जो मैंने बताया था तो आप आंसर टिक कर लोगे। ए है ऑस्मोसिस, बी है डिफ्यूजन, सी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डी है एंडोसाइटोसिस। राइट, तो यहाँ पे देखिए गैस का मूवमेंट होना है थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने क्या डिस्कस किया था, दिस इज डिफ्यूजन। जब हम वाटर, फ्लूइड, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तब हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस। बट यहाँ पे जब हम गैसेस की बात करेंगे तो गैस क्या होती है, एकदम से डिफ्यूज, मतलब मतलब ज़रा सा भी यहाँ पे स्प्रे करोगे ना पूरे रूम में फैल जाती है ना। तो यहाँ पे वही है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट है द सेल वॉल इन प्लांट्स इज द मेनली कंपोज्ड ऑफ। सेल वॉल जो होती है प्लांट्स में वो किससे बनी हुई होती है, ए है प्रोटीन, बी है लिपिड, सी है सेलुलोज एंड डी है काइटिन। तो याद रखिए सेल वॉल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से रिकॉल करिए। सेल वॉल किससे बनी हुई थी, यस आंसर इज सेलुलोज। सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज। इसीलिए आपने अगर मेरा 10th क्लास के पूरी सीरीज़ देखी होगी उसमें मैंने यही बताया है कि रूमिनेंट्स जो होते हैं यानी कि जो काऊ, बफेलो, जो ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि ग्रीन पत्तियां खाते हैं ना, तो वो पहले हमारे एंसेस्टर भी खाते थे। बट क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारे एंसेस्टर ने ये पत्तियां खाना डायरेक्टली पेड़ों से बंद कर दिया तो उनके जो अपेंडिक्स है ना वो इसी लिए काम करती थी कि वो सेलुलोज का डाइजेशन कर लेती थी। बट अब क्या है कि वो भी वेसिजल है, वो अभी इनएक्टिव है, क्योंकि अब हम फूड को बॉईल करके खाते हैं। सो सेलुलोज जो है ना हमारे अंदर डायरेक्टली नहीं पचता, उसको टाइम लगता है बहुत, ठीक है, डाइजेस्ट ही नहीं होता। सेलुलोज प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू दी प्लांट सेल वॉल्स, ठीक है। यहाँ पे जो ये लेयर होती है ना वो एक पर्टिकुलर शेप देती है, इसकी हार्डनेस को बनाए रखती है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं तोड़ सकते, बट ऐसा भी नहीं है कि हवा आई और वो टूट गया, है ना, ऐसा भी नहीं होता। तो ये क्या है, इसको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी इस प्रोवाइड करता है टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है भाई, ए है प्रोटीन सिंथेसिस, बी है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, सी है एनर्जी प्रोडक्शन एंड डी है डाइजेशन। तो देखिए सेल वॉल का काम क्या है, अभी आपने पढ़ा था ना स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, तो आंसर है हमारा बी। क्यों, स्ट्रेंथ है तो प्रोटेक्ट भी करेगा भाई, जो ज़्यादा मजबूत होगा उसी को तो बॉडीगार्ड रखा जाएगा। बॉडीगार्ड क्यों रखते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, और सपोर्ट भी करता है, यानी कि आपको कहीं पे भी उसको सरवाइव करना है तो उसको हर तरीके से सपोर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है सेलुलोज, वो क्या है, अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, राइट। जो पॉलीफॉर्म होती है ना कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स वाली, वो है सेलुलोज। द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द सेल एंड गिव्स इट्स अ डेफिनेट शेप। ये देखिए जो सेल वॉल है ना, ये देखिए आउटर वाली, और अंदर वाली क्या है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय। न्यूक्लियस किससे सराउंड होता है, यानी कि न्यूक्लियस किससे घिरा हुआ होता है। जो भी मैंने पहले बात की थी कि न्यूक्लियस को चैम्बर नहीं मिलता, वो किस में नहीं मिलता, न्यूक्लियस को अलग प्राइवेसी नहीं दी जाती, न्यूक्लियस को कमरा नहीं दिया जाता, अपना पर्टिकुलर रूम नहीं दिया जाता है, वो किस में नहीं दिया जाता है, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। बट ये यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, उन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होता है वो किससे घिरा हुआ होता है, ए है सेल वॉल, बी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी है साइटोप्लाज्म एंड डी है
राइबोसोम। तो याद रखिए न्यूक्लियस की बात हो रही है तो आंसर भी न्यूक्लियस से ही जुड़ा होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर जो लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, अब देखो ये पूरा चैम्बर दे दिया गया, जाओ तुम अपना सामान लेके अपने अलग रूम में रहो जाके। ओके, सो ये क्या है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये छोटा सा होता है, इसमें भी न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस है, सोचो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है भाई, एक पूरा ये घर है, ठीक है। इस पूरे घर में क्या है, हर जगह कहीं बेडरूम है, कहीं लिविंग रूम है, हॉल है, ठीक है, और किचन है, सारी चीज़ें, और बाथरूम है। बट यहाँ पे सेंटर पे क्या है, सेंटर पे या साइड में कहीं पे भी है न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, जहाँ पे ज़रूरी सामान, तिजोरी समझ लो, यहाँ पे घर की पूरी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी रखी गई है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो खाली स्पेस है ना, वॉइड वॉल्यूम, जहाँ से आप होके गुजरते हैं अपने लिविंग रूम में, हॉल में, किचन में और सब जगह पे, तो ये वॉइड वाला क्या है भाई, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म, और ये पूरा सेल है, मतलब एक घर है, तो उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स हो गए, और सबसे स्पेशल वाले ऑर्गेनल को क्या बोला गया, न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको इससे अलग करता है, ठीक है। तो यही बोला गया है साइटोप्लाज्म, और ये बोला गया है न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, which structure inside the nucleus contains hereditary information। देखो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है कि मतलब आपको अपने पेरेंट्स से कौन से गुण मिले हैं भाई, जो आपको अपने पेरेंट्स से जितना भी गोल्ड और ज्वेलरी मिलता है, तो या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, उसको आप बहुत संभाल के रखते हो, तो ये तो आपके पेरेंट्स ने मतलब बिल्कुल आपको बनाया है, ठीक है। और आपके पेरेंट्स को उनके आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाया है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये तो और भी संभाल के रखनी चाहिए। तो ये सेल में कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे ए है वैक्यूल, बी है क्रोमोसोम, सी है राइबोसोम्स, डी है लाइसोसोम्स। सो विच स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कवर करता है, रखता है अपने अंदर। सो आंसर क्या है हमारा, क्रोमोसोम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, ना लाइसोसोम्स होता है ना राइबोसोम्स होता है। तो ध्यान रखिए क्या होता है भाई, क्रोमोसोम्स, इसको ही न्यूक्लियस बहुत ही सिक्योर करके रखता है। सो क्रोमोसोम कंटेन डीएनए विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि आपकी जनरेशन आगे कैसी होने वाली है, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन कौन रखता है, क्रोमोसोम्स। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डीएनए होता है, राइट। ये जैसे ये पूरा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इस तरीके के क्रोमोसोम्स हैं, और ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे पहले के टाइम पे फ़ोन चलते थे ना, वो जो सेट आता था पूरा, तो उसमें जो कॉइल होता है ना, देखो ये वाला कॉइल है ना जो हेडसेट होता था, तो वो ये वाला ऐसे कॉइल, उस कॉइल को खोलोगे तो इस तरीके का डीएनए का स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसी के एक छोटे से सेगमेंट को, एक पार्ट को जीन कहते हैं। नेक्स्ट है द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो कंट्रोल सेंटर कौन सा है, देखो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम कहाँ पे होता है भाई, ब्रेन में होता है, हम वहीं से सोचते हैं, वहीं से समझते हैं, सारा सिस्टम हमें रिस्पॉन्स, एक्शन, रिएक्शन सब वहीं से समझ में आता है। तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर कौन होना चाहिए, ए है साइटोप्लाज्म, बी है सेल वॉल, सी है न्यूक्लियस एंड डी है वैक्यूल। तो ध्यान रखिए कंट्रोल सेंटर कौन है, जहाँ पे ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ही सेफ जहाँ पे रखते हैं, तो वो क्या है, सेल का न्यूक्लियस। ओके, सो न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज एंड स्टोर जेनेटिक मटेरियल। ये पूरा सेल है, सेल के अंदर देखिए साइटोप्लाज्म मतलब एक तरीके का फ्लूइड फिल्ड है, और यहाँ पे उसके और छोटे 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 ऑर्गेनल्स हैं, और बीच में ये रहा हमारा न्यूक्लियस, जहाँ पे ज़रूरी इंफॉर्मेशंस हम रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब फिर से वही बात कर रहे हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ए प्लास्टिड्स, बी माइट्रोकॉन्ड्रिया, सी क्रोमेटिन थ्रेड एंड डी है क्रोमोसोम्स। देखिए ये जितने भी हैं, प्लास्टिड्स हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, न्यूक्लियस में नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस की बात की गई है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो थ्रेड और थ्रेड मिक्स कर लीजिए। अभी भी बताया था आपको कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक ही स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, बट जब वो ओपन होते हैं ना,
तो ओपन में क्या होता है, वो एक जब मियोसिस सॉरी डिवीज़न होने को होता है तो वो थ्रेड में डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स। नेक्स्ट है, सॉरी आंसर, क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ये इस तरीके से देखिए, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स इस तरीके से, वैसे तो ये स्ट्रक्चर होता है, कई और भी तरीके के होते हैं, ए सेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, इस तरीके के। तो ये इसको जैसे ही ओपन करोगे ना, ये एक तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जीन, डीएनए सब होता है, स्टोन प्रोटीन्स होते हैं। सो ये सेल डिवीजन के टाइम इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में टूट जाते हैं। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। इसमें पूछा गया है कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल में एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है, कि कौन बाहर, कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा। सो ए है सेल वॉल, बी है साइटोप्लाज्म, डी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डी है न्यूक्लियस। देखो जो मेन गेट होता है ना घर का, वही तो डिसाइड करेगा कि कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा। आप अगर डोर बेल लगवाते हैं या कैमरा लगवाते हैं तो मेन गेट पे ही तो लगाते हो, बेडरूम के अंदर तो नहीं लगाते। तो मेन गेट क्या है, इस सेल का मेन गेट क्या है, यानी कि जो बाहर की तरफ रहेगा। देखिए प्लांट सेल में इस तरीके की सेल वॉल होती है, बट एनिमल सेल में तो वो भी नहीं होती, सीधे क्या होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो काम है कि कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा। और ये किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सेलेक्टिव बैरियर। सेलेक्टिव बैरियर मतलब पुलिस बैरिकेटिंग करती है ना, जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए, आप अपना लाइसेंस दिखाइए तभी आप बाहर जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही काम करती है कि किस सब्सटेंस को बाहर जाना है, किसको अंदर रहना है। नेक्स्ट है, इफ़ अ सेल लूजेज इट्स न्यूक्लियस इट विल। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या होगा, राइट। जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, ए है ग्रो नॉर्मली, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा। बी कंटिन्यू कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली, अपने आप सारा काम करता रहेगा जैसे पहले कर रहा था। सी लूज कंट्रोल ओवर सेलुलर फंक्शन, अपना कंट्रोल खो देगा जितने भी सेलुलर फंक्शन है। या डी है प्रोड्यूस मोर एनर्जी। तो देखिए अगर न्यूक्लियस नहीं होगा यानी कि कंट्रोल सेंटर नहीं होगा तो ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, सी लूज कंट्रोल ओवर सेलुलर फंक्शन। क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल, विदाउट इट प्रॉपर फंक्शनिंग बिकम इम्पॉसिबल। मतलब अगर कोई प्रॉपर फंक्शन ही नहीं हो रही है तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ऑब्टेन बाय। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। मैग्नीफाई करना किसी चीज़ को, जैसे आप फ़ोन पे क्या करते हो, स्क्रीन में अगर आपको कोई पिक्चर दिख गई बहुत अच्छी लगी तो क्या करते हो, जूम इन करके देखते हो। तो बस वही चीज़ यहाँ पे मैग्नीफिकेशन होती है कि आप किसी लेंस के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू अगर किसी भी चीज़ को बड़ा करके देख रहे हो, छोटी चीज़ को उसको बड़े साइज में करके देख रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ए एडिंग लेंस पावर। मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन होता है यानी कि छोटी चीज़ों को बड़ा करने का जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो किससे आती है, एडिंग लेंस पावर यानी कि लेंस पावर को ऐड करते हैं। बी सब्ट्रैक्टिंग लेंस पावर। सी है मल्टीप्लाइंग आईपीस एंड ऑब्जेक्ट लेंस पावर। एंड डी है डिवाइडिंग लेंस पावर। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट देखना है, छोटे से चीज़ को ज़्यादा बड़ा देखना है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, आंसर इज सी मल्टीप्लाइंग आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस पावर। टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू आई पीस मैग्निफिकेशन यानी कि जो आप आंखों से देख रहे हैं, एंड द ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन। ये देखिए यहाँ पे ना ये रेटिना है हमारी, वो तो आपको पता है कि उल्टा इमेज बनाती है। फिर ये ऑब्जेक्ट है जिसको आपको छोटा है, ये बहुत छोटा है और इसको आपको बड़ा करके देखना है। ओके, तो यहाँ पे जो लेंसेज होते हैं ना वो हेल्प करते हैं और इसको और भी मैग्नीफाई यानी कि बड़ी फॉर्म में दिखा देते हैं। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर गिव रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। अब फिर से वही क्वेश्चन आया है कि रिजिडिटी प्लांट सेल में कौन देता है। ए है साइटोप्लाज्म, बी है न्यूक्लियस, सी है सेल वॉल, डी है वैक्यूल।
तो देखिए जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं है ना, तो मुझे पता है उनके दिमाग में वैक्यूल आंसर आएगा, क्योंकि जब एसेंट ऑफ सैप और इन सब में आपने अगर रीड पढ़ा है ये चीज़ें, तो वैक्यूल आता है कि हाँ वैक्यूल जो होता है वो अंदर की चीज़ों को रिजिड बना करके और उनको शेप प्रोवाइड करता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे प्लांट सेल की पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिजिडिटी देता है, यानी कि उसको उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ए है साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियस, सेल वॉल एंड वैक्यूल। सो राइट आंसर है हमारा सेल वॉल, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हमने जस्ट स्टार्टिंग में ही रीड किया था कि ये जो सेल वॉल है ना वो इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। राइट, मेंटेन करने का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होगी, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इस पे चिपक नहीं जाएगा, इसको मेंटेन करता है। तो यही होता है रिजिडिटी की, अपनी जगह पे अड़े रहना। तो ये जो लाइंस है ना, ये जो डिज़ाइंस है ना, ये अपनी जगह पे अड़ी रहती है, अपनी जगह पे ही रहती है। इसको कोई भी ऐसा नहीं है कि स्मूथ हो गई है तो ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगी, आपस में चिपक जाएगी। सेल वॉल प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ओके, नेक्स्ट है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए समटाइम्स आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप ये समझिए आंसर आपके सेम रहेंगे, बट क्वेश्चन आपको अलग अलग लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो उन लैंग्वेज को सुन के आप उस टाइम पे बिल्कुल घबराइए नहीं, पैनिक मत हो। इसीलिए मैं ये रख रही हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? ए है सेलुलोज एंड प्रोटीन, बी है लिपिड एंड प्रोटीन, सी है स्टार्च एंड प्रोटीन एंड डी है डीएनए एंड आरएनए। तो याद रख लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ किससे मिलके बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। ये लिपिड्स की लेयर होती है, ये दो लेयर हैं, एक ये है और एक ये है, और बीच में अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड्स है, ये सब क्या होते हैं, इनमें एम्बेडेड होते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, बाई मतलब टू, दो लेयर में, विद द प्रोटीन एम्बेडेड इन। ये जो है ना, ये प्रोटीन है जो अंदर की तरफ है उनको इंटीग्रल बोला जाता है, और जो बाहर बाउंड्रीज पे उनको पेरिफेरल प्रोटीन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स द मेंटेन द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ सेल। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि हेल्प करती है, जो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट है, मतलब उसका जो अंदर का एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उसको बैलेंस करें, मतलब जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं बस वही रहेंगी। ये कौन मेंटेन करता है? ए रिजिडिटी, बी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, सी है ट्रांसपेरेंसी एंड डी है थिकनेस। तो याद रखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक टर्म बहुत ही स्पेसिफिक है, वो है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि ये अपने अंदर वही चीज़ें आने देगा जो इसको अच्छी लगती है। ओके, सो इट अलाउज ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस टू पास थ्रू। ओके, नेक्स्ट है a cell placed in a concentrated sugar solution loses water and shrink. This process is called, देखिए कोई भी एक सेल है जो कि शुगर सोल्यूशन में रखी गई है, चाशनी समझते हैं जो जलेबी और रसगुल्ले वाली होती है, तो उसमें अगर रखी गई है तो ये वाटर और श्रिंक हो जाती है, वाटर को खो के श्रिंक हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने बिल्कुल आपने रेजिन देखी है, किशमिश, ठीक है, जो बिल्कुल फूली हुई हो। ओके, जब ये बिल्कुल आपने रेजिन लिया यानी कि किशमिश ली, उसको रात भर पानी में सोक किया, तो वो क्या हो जाएगी, पहले तो वो सिकुड़ी सिकुड़ी रहती है, फिर वो इस तरीके से फूल गई। ठीक है, फूलने के बाद अब जब आप इसको ना किसी भी शुगर सोल्यूशन में जैसे चाशनी में डालोगे, तो ये क्या होगा भाई, एकदम से इसमें कौन सा प्रोसेस होगा? ए है डिफ्यूजन, बी है एंडोसाइटोसिस, सी है एक्सोसाइटोसिस, डी है प्लाज्मोलिसिस। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है, जब भी आप इसको शुगर सोल्यूशन में रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपना जो पानी है ना अंदर का, देखिए ये हाई कंसंट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ पानी का, यहाँ पे पानी का हाई कंसंट्रेशन है, और इसमें क्या है भाई, ये शुगर सोल्यूशन है तो इसमें पानी कम होगा लेकिन शुगर ज़्यादा होगी, शुगर ज़्यादा होगी इसमें, और H2O क्या होगा, कम। ठीक, तो ये अपना पानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया, तो ये जब इसमें आएगा ना तो ये अपने आप को बिल्कुल
तोड़ देती है, यानी कि पानी को बाहर निकाल देगी और अपने आप सारा पानी बाहर आ जाएगा, जिससे कि वो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल बाय ऑस्मोसिस कॉजिंग द सेल टू श्रिंक। मतलब आपने भीगी हुई रेजिन जो फूली हुई थी उसको आपने शुगर सोल्यूशन में डाला, यानी कि चाशनी में डाला। जैसे ही करोगे ना तो क्या होगा, ये इसका पानी बाहर आ जाएगा। आपको बताया था ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो ये ऑस्मोसिस हुआ, पानी बाहर आ गया और सेल क्या हो गई, बर्स्ट हो गई। यानी कि इस तरीके से सारा का सारा अंदर वाला जो पार्ट है ना वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द सेल ऑल सेल अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया था, प्रपोज किया था कि जो पुरानी सेल्स होती हैं वो नई सेल्स जो होती हैं वो हमेशा पुरानी सेल से ही बनती हैं। मतलब एक अपने आप कोई नहीं आई कि ऊपर से गिरी और सेल बन गई, नहीं, जो पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है, ऐसा किसने कहा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता भी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ए है हुक, बी है विडकोफ, सी है ब्राउन एंड डी है लिवेनहॉक। तो याद रखिए यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विडकोफ, उन्होंने बताया था सर रुडोल्फ विडकोफ स्टेटेड, बताया ओमनिस सेलुला ए सेलुला, मतलब जो न्यू सेल्स विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मीनिंग ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। जो पहले से बनी हुई सेल्स हैं उनसे ही नई सेल बनती हैं। मतलब अगर ये इस तरीके की कोई लंबी सेल है तो उसी से ही क्या बनेगा, और भी लंबी सेल बनेगी। ये कोई आसमान से नहीं टपकेंगी। गोल है तो राउंड शेप की है तो राउंड शेप वाली बनेगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप की बनेगी तो वो अपने पेरेंट सेल से ही बनेगी, कहीं बाहर से नहीं बनेगी। Next है the movement of the new molecules from a region of higher concentration to lower concentration is called। देखिए मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, मॉलिक्यूल तो यहाँ पे देखिए कोई भी हो सकता है, गैस का और लिक्विड का, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जनरली यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऑप्शन देख लीजिए पहले। ए है ऑस्मोसिस, बी है डिफ्यूजन, सी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डी है रेस्पिरेशन। सो आंसर हमारा क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों है, क्योंकि उन्होंने मॉलिक्यूल्स की बात की है, इन्होंने कोई डिफाइन नहीं बोला है कि वाटर मॉलिक्यूल्स है या गैस मॉलिक्यूल है। तो अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑलवेज डिफ्यूज़न, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल रैंडम प्रोसेस होता है, बहुत ही जल्दी होता है। डिफ्यूज़न अकर्स अंटिल द कंसंट्रेशन बिकम्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब है कि अगर आपने किसी रूम के किसी भी एक कॉर्नर में अगर रूम स्प्रे किया है तो वो पूरे रूम में ही फैल जाएगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। और तब तक रहेगा, मतलब जब तक पूरे रूम में जितने भी जगह हैं उनमें इवनली स्प्रेड नहीं हो जाता, मतलब हर जगह बराबर खुशबू आएगी। तो वो क्या है हमारा यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म मैनर, सेम तरीके से, यानी कि हर जगह वो सेम क्वांटिटी में ही स्प्रेड होगी। तो यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन। और हाँ, एक डिफरेंस और है, क्योंकि अगर ऑस्मोसिस अगर ऑप्शन होता तो आपके पास वहाँ पे क्या दिया होता, मेम्ब्रेन से, ठीक है, वहाँ पे मेम्ब्रेन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप ऑस्मोसिस नहीं लगा सकते। विदाउट मेम्ब्रेन जो होता है वो होता है डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज अ राइट आंसर। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और इससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन भी होगी, मार्क्स भी गेन करेंगे, और आई थिंक थोड़ा बहुत तो आपको इस MCQs प्रैक्टिस के साथ साथ लर्न भी हो गए होंगे, MCQs भी एंड ट्रू फॉल्स फिलअप्स। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियोस प्रॉपर वे में मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये क्लास 9th की सीरीज़ है तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि जितने भी मेडिकल और वनडे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रखे हैं। थैंक यू सो मच।